वेब अलर्ट में इस बार होगी बात डिजिटल अरेस्ट की। बताएंगे आपको कैसे ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने आपको कहाँ पर लेकर गए? वो मैंगो पार्क में लेके गए। हाँ। जहाँ पे कॉलिंग होती थी डिजिटल अरेस्ट। तो वहाँ पर बॉस लोग कौन थे? चाइनीज थे। आप कैसे बात करते थे उनसे? ट्रांसलेटर के द्वारा, जो पाकिस्तानी थे। साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर रहे हैं। बेसिकली 3 भावनाएं हैं, डर, लालच और बेवकूफ़ी। नमस्कार। आए दिन आ रही डिजिटल फ्रॉड की खबरों के बीच आज वक्त है आपको कुछ सुर्खियों से परिचित करवाने का। जरा गौर से देखिए ये सुर्खियां। ये तमाम खबरें उस साइबर फ्रॉड से जुड़ी हैं जिसके नाम से तो हम सब भलीभांति वाकिफ हैं, परंतु आज के दौर की कठोर वास्तविकता यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद ये फ्रॉड, जिसे हम डिजिटल अरेस्ट के नाम से जानते हैं, इनके मामले थम नहीं रहे। लगभग 1 वर्ष पहले जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, तब पहले ही एपिसोड में हमने उठाया था ये डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा। इस फ्रॉड की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी पिछले वर्ष 27 अक्टूबर को देशवासियों को इसे लेकर आगाह किया था। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट यानी वीडियो कॉल पर अरेस्ट। गृह मंत्रालय साइबर फ्रॉड के 3 कारण गिनाता है: लालच, लापरवाही और डर। डिजिटल अरेस्ट में आप तभी फंसते हैं जब आपको एक फेक कॉल आती है और आप डर जाते हैं। एक अनजान कॉल पर बताए गए झूठे आरोपों से आप डर जाते हैं और फंस जाते हैं, जबकि ये सब सुनियोजित होता है। एक ड्रामा, आपको डराने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। कैसे? तो चलिए इस साइबर अपराधी से ही सुने कि कैसे गढ़ते हैं ये कहानी। ये कंबोडिया में इन्हीं स्कैमर्स के साथ काम करती थी। आप विदेश गए थे? कौन से देश में गए थे आप? दुबई में गए थे। दुबई से फिर आप बाहर गए कहीं किसी और देश में? फेनोम पेन में गए थे। फेनोम पेन में आप किस लिए गए थे? सर, वो एजेंट ने जॉब के लिए लगवाया था। और वहीं से फिर एजेंट के थ्रू आप कंबोडिया गए। आपको कहाँ पर लेकर गए? वो मैंगो पार्क में लेके गए। हाँ। जहाँ पे कॉलिंग होती थी डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट की कॉलिंग। तो वहाँ पर बॉस लोग कौन थे? चाइनीज थे। चाइनीज लोग थे। आप कैसे बात करते थे उनसे? ट्रांसलेटर के द्वारा, जो पाकिस्तानी थे। तो आप किस चीज की कॉलिंग करते थे? और टेलीकॉम डिपार्टमेंट, डिजिटल अरेस्ट। फिर वो और लोग थे वो? लाइन 1 में थे 40 लोग, बाकी लाइन 2 में थे सर। अच्छा। और लाइन 3 में भी थे। लाइन 2 के जो लोग थे वो क्या कॉलिंग करते थे? वो मुंबई पुलिस द्वारा बात करते थे। मुंबई पुलिस बन के? जी। वो कोई यूनिफॉर्म भी पहनते थे? जी सर, वो यूनिफॉर्म पहनते थे मुंबई का, मुंबई पुलिस की। जी। और लाइन 3 में क्या होता था? लाइन 3 में CBI होते थे सर, जो राहुल गुप्ता बोल के बात करते थे। अच्छा। तो वहाँ पर जैसे आपका कॉल सेंटर था, ऐसे और भी कॉल सेंटर थे? जी, वहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर हैं, लगभग 10,000 तक और भी लोग हैं। वो कहाँ के हैं वो 10,000 के लगभग आदमी? इंडिया, पाकिस्तान के हैं सर। इंडिया और पाकिस्तान के। वहाँ पे जहाँ पे मैंगो पार्क में आपका ये कॉल सेंटर था, उसके आसपास की कोई जगह आप बता पाएंगे हमें? जी सर, स्ट्रेटलम था, ताजमहल होटल था, खान डाउन टाउन भी था। अच्छा, खान डाउन टाउन था, ये उसके आसपास की जगह है। जी। आप देश को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, बताइए। जो भी इंडिया के लोग हैं जो दुबई और कंबोडिया जाते हैं काम की तलाश में, कोई भी एजेंट के द्वारा, फर्जी एजेंट के द्वारा ना जाए। जो बोलते हैं कि वहां जाके कोई कॉलिंग में काम करना है, तो ये फर्जी काम होता है, तो इस द्वारा कोई भी ना जाए। तो अगर आपको लगता है कि भारतीय ही है ये अपराधी जो आपको लूट रहे हैं, तो जान लीजिए इस पूरे नेटवर्क के पीछे है विदेशी हाथ,
जो साइबर फ्रॉड्स में भारतीयों से करोड़ों रुपए लूटकर साइबर आतंकवाद फैला रही है। ये है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के परे फैला है। चंडीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पता लगाया है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, हांगकांग, लाओस और म्यांमार से संचालित हो रहे एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो देश की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह मामला 11 जुलाई 2025 का है, जब चंडीगढ़ की एक वृद्ध महिला को इस मोबाइल नंबर से कॉल आई। इसके बाद इस मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी की गई। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को सुनील नाम का एक फर्जी सीबीआई अधिकारी बता रहा था और फिर झूठा दावा किया गया कि उनके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर और आईसीआईसीआई बैंक खाता खोला गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल है। विश्वास दिलाने के लिए सरकारी मोहर वाले फर्जी दस्तावेज, नकली बैंक पासबुक भी व्हाट्सएप पर भेजी गई। कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर उनके पैसों को सेफ कस्टडी में रखने का झांसा देकर उनकी 1 करोड़ से अधिक जीवन भर की जमा पूंजी अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा ली। और जांच में सामने आया कि इस अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट का सच क्या है। अब बताते हैं आपको कि कैसे सीमा पार से ऐसे डिजिटल अरेस्ट को अंजाम दिया जाता है। विदेशों से IVR यानी ऑटोमेटेड वॉइस सिस्टम से नकली ट्राई या CBI या फेडेक्स का प्रतिनिधि बनकर फेक कॉल्स की जाती हैं, जिन्हें इन सिम बॉक्स नाम के सेटअप के माध्यम से लोकल कॉल्स में बदल दिया जाता है। भारतीयों को कॉल करने के लिए डिनस्टार कंपनी के सिम बॉक्स या चिप्स का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक को समझिए। एक सिम बॉक्स एक दिन में 2 लाख से अधिक IVR कॉल्स कर सकता है। इन बॉक्सेस में लगाए जाते हैं म्यूल सिम कार्ड और एक सिम 1500 से अधिक कॉल्स प्रतिदिन कर सकता है। इस तकनीक से लाखों फर्जी ऑटोमेटेड कॉल्स पूरे भारत में प्रतिदिन की जाती है। और इसी से जुड़ा है साइबर गुलामी का भी पहलू, जिससे हम आपको साइबर अलर्ट करते रहे हैं। 2022 से 2025 के बीच लगभग 3000 भारतीय नागरिकों को कंबोडिया, लाओस और म्यांमार जैसे देशों से बचाया गया, जहां इन्हें फर्जी नौकरी का झांसा देकर ले जाया गया और फिर उन्हें भारतीयों को ही टारगेट करने वाले ऑनलाइन स्कैम्स करने पर मजबूर किया गया, जिनमें डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम्स भी शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार इन विदेशों से संचालित संगठित अपराध नेटवर्क से हर महीने भारत को लगभग 1000 करोड़ का नुकसान पहुंच रहा है। ट्राई से बात कर रही हूँ, आपके नंबर से फ्रॉड कॉल हुई है। 2 घंटे में आपका सिम बंद हो जाएगा। विभाग से बोल रहा हूँ, आपका आधार अवैध काम में प्रयोग हुआ है। आपको सीबीआई अधिकारी से बात कराता हूँ। कॉल्स के माध्यम से साइबर फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉल्स के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड को लेकर गंभीर होना आवश्यक है। ये फ्रॉड वीडियो कॉल्स ही हैं जिनके माध्यम से लोगों को डराकर, ब्लैकमेल कर पैसा हथियाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहें साइबर अलर्ट। हेलो, थाने से बोल रहे हैं, तुम्हारे सहायक विकास को गिरफ्तार किया गया है। अरे लड़की ने FIR किया है, आपको उसका कॉपी भेजे हैं, देख लीजिए। मेरा का इज्जत बचाना है तो 2 लाख रुपए भेज दीजिए। फोन पर लिंक भेज रहे हैं। पैसा ऐसा भेजने की जरूरत नहीं है। आपका विकास तो हमारे साथ पे देखिए। विकास तुम लड़का यार क्या कर रहा है, क्या करे? मारने की जरूरत नहीं है, एकदम निर्दोष है वो। कभी भी किसी पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी के नाम से धमकी भरे कॉल्स अगर आपके पास आए तो डरिएगा बिल्कुल मत। ये जो साइबर अपराधी होते हैं ना, आपको डराने के लिए डिजिटल अरेस्ट का भी ये सहारा ले सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1930-1930 पर कॉल करें, या फिर जो नीचे वेबसाइट दिया है वहाँ पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करें। बहुत शातिर है ये धोखेबाज। आपकी उम्र को ध्यान में रखकर ही आपसे बात की जाती है और हमारे परिवारों के बुजुर्ग जन वे अधिक वल्नरेबल, असुरक्षित होते हैं, आसानी से इनके निशाने पर आ जाते हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में साइबर जालसाजों ने जम्मू कश्मीर पुलिस बनकर बुजुर्ग को कहा कि तुम्हारे कश्मीरी आतंकियों से संबंध हैं, अरेस्ट करना पड़ेगा। बस डरे सहमे बुजुर्ग ने लगभग 5 लाख रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।
और इस मामले को देखिए जहां वृद्ध पीड़िता से 20 लाख रुपए ठगे गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज का डीप फेक वीडियो बनाकर वर्चुअल कोर्ट में पेशी तक करा दी। पीड़िता है, इसके पास एक दिन मॉर्निंग में व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है और ये बताया जाता है कि आपका सिम जो है बंद कर दिया जाएगा अगर आप नहीं कोऑपरेट करती हैं। तो ये डर जाती है और इसके बाद से इसका आधार कार्ड नंबर, इसका पता, सारी डिटेल जो है साइबर फ्रॉडस्टर मोबाइल नंबर पे, मोबाइल पे ही ले लेते हैं। मुझे कॉल आया कि आपको ना फोन काट दिया जाएगा। तो मैं तो क्यों सर, मैं तो ऐसे फोन के बगैर मैं कैसे रहूँगी, यही तो फोन मेरा सारा है, तो यही तुम काट दो। ऐसे करके उन्होंने मुझे बार बार फोन करते रहे और बात करते रहे, आप मुंबई आ जाओ। मैं तो मुंबई में कैसे आ सकती हूँ, अकेली जल्दी मैं कैसे आ सकती हूँ। कहते चलो फिर हम आपको यहाँ से वर्चुअल करा देते हैं, तो कल आपकी ना कोर्ट में हियरिंग है तो फिर आपको हम बात कराएंगे। हाँ, फिर रात भर उनका आपने फ़ोन नहीं काटना, किसी को बताना नहीं है। अगर तो आपने बताया तो हम पुलिस लेके आ जाएंगे आपकी। रात भर पूरी मुझे निगरानी में रखा। फिर मेरे को उन्होंने वो भेज PDF शुरू कर दी, देखो ये आपके नाम, ये वारंट है, ये पिटीशन है, ये सब कुछ। SP था उसने, जो रोहित गुप्ता था उसने कहा कि आपकी कई जगह से आपके ना पैसे गए हुए, आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग, हमको पता भी नहीं क्या होता मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। बताते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो मनी लॉन्ड्रिंग में केस में प्रयोग हुआ है, आपके खाते प्रयोग हुए हैं और इस तरह इसको डरा धमका के जो है इससे सूचनाएं सारी लेते गए। नेक्स्ट डे फिर हुआ, अच्छा जी आप ऐसे हैं, आप बैंक जाइए, जैसे तैसे है ना आपकी जो FD है उसको करवाइए। और मैं चली गई उनके पे। बताते ये थे कि अगर आप पैसा जो ट्रांसफर कर रही हैं इसका केवल वेरिफिकेशन चल रहा है, कभी CBI इंस्पेक्टर बन के और कभी ED के अधिकारी बन के, पुलिस के अधिकारी बन के, क्राइम ब्रांच के बन के, तरह तरह से उसको डरा धमका के जो है उससे 20 लाख रुपये ट्रांसफर किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मन हो रहा था कि किसी को बोल दूं, जैसे तो आत्मा अलाउ नहीं करती ऐसे काम के लिए, ऐसे हो रहा था। इन तभी पड़ोस के पास में रहती मेरी वो, इसको मैंने देखा डर के मारे कि कहीं ये ना मेरे घर आके पुलिस खड़ी हो जाए, मेरा नाम बदनाम हो जाए। तो समाज क्या सोचेगा, पुलिस घर तक ना आ जाए, इस तरह के डर, वो भी तब जबकि आप जानते हैं कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं। फिर भी डर कर किस हद तक चले जाते हैं आम लोग। इस मामले में देखिए जिसमें एक बैंक कर्मी इनकी झूठी कहानी में फंस गए। इस कदर डर गए कि इनके कहने पर घर छोड़कर होटल में जाकर रुक गए और तो और पैसे भेजने के लिए अपने गांव भी चले गए, जहां रिश्तेदारों ने उन्हें फोन पर डिजिटल अरेस्ट के चंगुल से छुड़ाया। कॉल आया था, बोला मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा 2 घंटे में। और उसके बाद उसने वीडियो कॉल शुरू कर दिया और उसके बाद बोला कि आपके आधार से 2-3 सिम कनेक्टेड है, जिससे वल्गर मैसेज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब का मैसेज जा रहा है और आपका मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी नाम है और आपके अगेंस्ट में CBI इंक्वायरी चल रही है और पुलिस आपको अरेस्ट करने जा रही है, इसलिए आप घर छोड़ के कहीं होटल में जाकर रुको। लेकिन मैंने उससे क्वेश्चन किया कि भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास क्यों आएगी पुलिस। खौफ इतना पैदा कर दिया था कि आप नहीं बात मानोगे तो हम आपकी फैमिली, बच्चे सबको भी अरेस्ट कर लेंगे। तो मैं उसकी बात मानते हुए घर से निकल गया और जाकर मैं होटल में रहा और उसके बाद उसने मेरे से जैसे वो 11-12 घंटे तक पूरी, मतलब उसके बाद कंटिन्यूस वीडियो कॉल ऑन थी हमारी। उसने बोला कि आप घर नहीं जा सकते, आप अपने RBI से एक खाता नंबर आपको दिया जाएगा, आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र करो। उनके फ़ोन का यूज़ पोर्नोग्राफिक मटेरियल भेजने के लिए किया जा रहा था, ये डर दिखाकर कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आप हमारे से किसी भी तरीके का संपर्क तोड़ते हैं। उनसे लगभग 5 लाख रुपए ठग लिए गए। फिर उसने बोला कि आप गाँव जाओ। इन बिटवीन मैं उसको कितने बार बोला कि मुझे अपनी फैमिली, भाई वगैरह से बात करने दो, वो बात करने के लिए साफ मना कर दिया कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नई दिल्ली गया, वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं अपने गांव चला गया, लेकिन गांव से पैसा निकलता नहीं। तो फिर वहाँ के गांव के जो हमारे चाचा वगैरह थे तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। उसके बाद ये कहानी बंद हो गई।
दरअसल आम जन को कानून और कानूनी संस्थाओं की अधिक जानकारी नहीं होती और उनकी इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं ये साइबर अपराधी। लेकिन आपके भी एक नागरिक के तौर पर अधिकार है, कोई भी आपको यूं ही गिरफ्तार नहीं कर सकता। जहाँ तक डिजिटल अरेस्ट का सवाल है, डिजिटल अरेस्ट के लिए 3-4 बहुत अहम प्रोविजन हैं, जैसे कि सेक्शन 66C है आईटी एक्ट का, उसमें बताया गया है कि कैसे ये एक फ्रॉड है ना, तो उस फ्रॉड की संज्ञा में उस डिजिटल अरेस्ट भी आता है। 66D में उसके पनिशमेंट की बात की गई है। फिर इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपको ब्लैकमेल करना, आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करना। तो जो नया कानून आया है उसकी 308 धारा है, वो एक्सटॉर्शन को डिफाइन करती है। 316 BNS की धारा है जिसमें चीटिंग का संज्ञान लिया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट को स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इन प्रोविजन के माध्यम से जो अभियुक्त है उनको सख्त सजा का प्रावधान है। तो डर कर इस धोखे का शिकार ना बने। अगर कोई आपको कॉल करके झूठे आरोप लगाए, डराए, तो अलर्ट हो जाए। जांच एजेंसियों के नाम पर वीडियो कॉल पर कोई आपको कहे कि CBI, ED के वारंट हैं, तो अलर्ट हो जाए। कोई आपको डराकर आपकी निजी बैंक संबंधी जानकारी मांगे, तो अलर्ट। और ये सच्चाई आप सबको बताएं कि विभिन्न केंद्रीय या जांच एजेंसियां जैसे पुलिस, CBI, RBI, CID, नारकोटिक्स विभाग, कस्टम्स विभाग, ED, ये एजेंसियां फोन पर, व्हाट्सएप पर या वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करती, ना ही ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर नोटिस या समन्स देती हैं। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद सीमा पार से भारतीयों को डिजिटल अरेस्ट करने के इस नेटवर्क से हमें सावधान करेंगे गुरुग्राम के ACP प्रियांशु दीवान। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है? हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब FD तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। साइबर अलर्ट के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो डिजिटल अरेस्ट की परतों को हमारे सामने खोलेंगे। आप हैं ACP साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। और हमने जब इस कार्यक्रम की आज शुरुआत की है तो हमने शुरुआत खुशबू चौधरी के ही केस से की है। बिल्कुल। क्योंकि एक मेरे को लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है वो गुरुग्राम साइबर पुलिस की। किस तरह आपको खुशबू चौधरी को पकड़ने के बाद इस दिशा में अपनी जांच में साइबर क्राइम को खोलने में, समझने में हेल्प मिल पाई? खुशबू चौधरी एक वो महिला थी, एक वो एक्यूज थी जो कि कंबोडिया में स्थित कई सारे स्कैम कंपाउंड्स, जहाँ से सारे का सारा डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड का जो स्कैम कंपाउंड्स जहाँ से चल रहा है, खुशबू चौधरी ऐसे उन स्कैम कंपाउंड्स में तकरीबन 9 महीने से काम कर रही थी। और उन 9 महीने में जो उन्होंने वहाँ पर काम किया, जो भी हमारे सामने जो इंटेरोगेशन में जो बातचीत आई, वो अपने आप में एक बड़ी रेवलेशन है। कैसे आप एक कदम आगे बढ़ पाए हैं या कई कदम आगे बढ़ पाए हैं खुशबू चौधरी के रेवलेशंस के आधार पर? देखिए, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के जो भी हमारे IP एड्रेसेस आ रहे हैं, जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिजिटल एविडेंसेस आ रहे हैं, उससे ये तो प्रतीत होता है कि सारा का सारा फ्रॉड कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और दुबई जैसे कई देश और शहरों के थ्रू चल रहा है, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड कॉल सेंटर्स हैं जो कि बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से ये सारे के सारे कॉल सेंटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ डिजिटल अरेस्ट नहीं है, तमाम स्कैम्स हैं। देखिए, आज का जो साइबर क्राइम है वो एक ट्रांसनेशनल क्राइम बनता जा रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट के अलावा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड्स,
माइक्रो लोन्स के जो आपके फ्रॉड्स हैं, ये भी सारे के सारे जो करने वाले हैं, जो कि हम कहते हैं कि चाइनीज स्कैमस्टर्स हैं, उनके थ्रू, इन कंपाउंड्स के थ्रू ही हो पा रहा है। जो भी इसके मास्टरमाइंड हैं, जो भी चाइनीज स्कैमस्टर्स हैं, वो इन सारे के सारे मॉडस ऑपरेंडाइज को प्रोडक्ट का नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको लगता है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड फ्रॉड, जो पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड है, जो कि गेमिंग फ्रॉड है, जो एक माइक्रो लोन फ्रॉड है, सभी के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। आज के समय में मैंगो पार्क में तकरीबन 10 से 20 हज़ार भारतीय और पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति हैं जो कि सारी की सारी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। उनके पास भारत के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके डेटाबेस माइनिंग भी करते हैं, डेटाबेस कलेक्शन करते हैं, जिसके थ्रू एक वो डायरेक्टेड अटैक करते हैं। हम ये जानते हैं वहाँ पे कंपाउंड्स हैं, वहाँ पर इंडियंस को भी यूज करके स्कैम्स किए जा रहे हैं। हम कहाँ तक कंबोडिया के साथ भी एक्शन में कैसे ला पाए हैं कंबोडिया की सरकार को? कंबोडियन सरकार ने ऐसे कई सारे स्कैम कंपाउंड्स में सेंध मारी है और आपको जान के अचंभा होगा कि तकरीबन 3000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स जो कि ना केवल भारत मूल के बल्कि अन्य कई सारे देशों से भी हैं, उनको गिरफ्तार किया। किस तरह के चैलेंजेस होते हैं आप लोगों के सामने भी जब आपके सामने इतने केसेस आते हैं साइबर क्राइम के? बताना चाहूँगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर रहे हैं कि आपकी भावनाओं के साथ खेल के, और बेसिकली 3 भावनाएं हैं, डर, लालच और बेवकूफ़ी। इन तीनों का ही इस्तेमाल करके आपके साथ ठगी कर रहे हैं। तो चैलेंजेस में क्या है कि जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम्स को, जो लूप होल्स हैं, उनको डे टू डे बेसिस पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। साइबर क्राइम की जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो ना केवल एक टेक्निकली एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बल्कि एक लॉजिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक जितना इसमें लेबोरियस काम है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो पाती है। कितने लोगों को पकड़ पाते हैं आप एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में? मैम, अगर मैं अपने ऑफिशियल डेटा की बात करूं तो गुरुग्राम पुलिस ने 2024 में तकरीबन 1800 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया था। ऑन एन एवरेज 2025 में हम 7 से 8 क्रिमिनल्स को डेली बेसिस पे गिरफ्तार करें। अच्छा, एक बात ये भी महसूस की जाती है कि व्यवस्था में भी तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल अरेस्ट में वृद्ध जन है, करोड़ों रुपया इनके खातों से निकलता है, लाखों करोड़ों, बैंक वाले क्यों नहीं रोक पाते हैं? या एक व्यवस्था कैसे बदली जाए कि हर एजेंसी को भी तो जवाबदेह बनाया जाए? इसमें बैंक्स का, जो सिम कार्ड इशू करते हैं टेलीकॉम का, इन सब का भी तो रोल इम्पोर्टेंट है। इनकी जवाबदेही कैसे तय? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम साइबर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ना केवल फाइनेंशियल ट्रेल पर करते हैं, बल्कि बैंक इंस्टीट्यूशंस के जो आरबीआई ने नॉर्म्स निर्धारित किए हैं, उसके तहत अगर बैंक्स प्रॉपर केवाईसी नहीं कर रहे या फिर प्रॉपर खाते खोलने में कुछ भी लूप होल्स दिखा रहे हैं, तो हम उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने पिछले 1.5 वर्ष में तकरीबन 38 बैंक ऑफिशियल्स को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें कि रीजनल मैनेजर लेवल तक के भी अधिकारी हैं। पैरेलली जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की कंपनीज हैं, अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं चूक रहती है या फिर उनकी कहीं ना कहीं साइबर क्रिमिनल के साथ एक्टिव कोल्यूशन रहती है, तो उसमें हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं और उनको अरेस्ट भी करते हैं। अभी तक हमने तकरीबन 4 से 5 जो ये छतरी लगा के जो सिम कार्ड बेचते हैं या फिर जो साइबर क्रिमिनल के साथ एक्टिवली एंगेज्ड हैं, उनको भी गिरफ्तार किया। मुझे लगता है हर देशवासी को भी इस मुहिम में पुलिस का साथ देना होगा। बी एक्टिव, बी अलर्ट, कि कहीं कुछ आपके सामने भी गलत हो रहा है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। इंटरनेट पर भी जो भी कंटेंट है उसको मॉनिटर करते रहें, और अगर कोई आपको लगता है कि कोई इलीगल कंटेंट है या फिर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि आगे साइबर क्राइम को नर्चर कर रहा है, उनको रिपोर्ट करेंगे तो आगे जाके साइबर क्राइम काफ़ी हद तक रुक भी सकता है। सवाल तो कई उठते हैं, जैसे बुजुर्गों का ही डेटा इन तक कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि टारगेटेड अटैक्स होते हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो अपने फ्लैट्स में या अपने घरों में अकेले रहते हैं। उस समय पर अगर उनके पास ऐसा कोई फ़ोन कॉल आता है, अगर डिजिटल अरेस्ट की मैं बात करूँ, या फिर ऐसा कोई मैसेज आता है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की बात करूं, तो उनके पास कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो बता पाए कि भाई ये जो फ़ोन कॉल है, ये मैसेज है, ये इलीगल है और इससे आप एक बड़े फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं।
ये संवेदना देनी बहुत ज़रूरी है लोगों को, इसको लेकर सेंसिटिव करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी बात आनी चाहिए नेटिकेट्स की या साइबर हाइजीन की, कि वाइल बीइंग ऑन नेट यू शुड फॉलो द बेसिक टेनेट्स ऑफ साइबर हाइजीन। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि साइबर क्राइम्स में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई सारी तफ्तीशों में हमने देखा है कि कॉलेज के बच्चे अपने खाते खुलवा के क्रिमिनल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, चंद 5 से 10 हज़ार के लालच के आड़ में अपने खाते किसी और व्यक्ति को दे रहे हैं। जब आपने अपना पर्सनल खाता किसी और को दिया और उसमें कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आए तो आप क्रिमिनल घोषित होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कानून पता नहीं था इसलिए मैंने वो क्राइम कर दिया। प्रियांशु जी, आज आपने हमें बहुत सारी ज़रूरी जानकारी दी है और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को उससे बहुत लाभ भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, द प्लेजर वाज ऑल मैम। तो अगर आपको इन साइबर आतंकियों से बचना है तो याद रखें ये मंत्र, रुकिए, सोचिए, फिर एक्शन लीजिए। और जब भी आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत अवश्य दर्ज करें। और अब आज का रेड अलर्ट, और आज आपको रेड अलर्ट कर रहा है आपका साइबर दोस्त। गृह मंत्रालय के I4C के साइबर दोस्त को सोशल मीडिया पर फॉलो तो कर रहे हैं ना? ये कार्यक्रम है आपके लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने विचार, अपने सुझाव, या आपने अगर कोई ऐसी पहल की है जिससे अन्य लोगों को भी डिजिटल फ्रॉड से बचने में सहायता हुई है, मदद मिली है, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी cyberalert.ednews@gmail.com। और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है। तो अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।